दोस्तों नमस्कार। आज हम उस महान विचारक, दार्शनिक, वचन के पक्के, उस गरीब विद्वान ब्राह्मण के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपने अपमान का बदला इस तरह लिया कि वह इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। जिस नंद साम्राज्य के नाम से सिकंदर की सेना कांप रही थी, सिकंदर भी उस पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उस नंद वंश को उस ब्राह्मण ने जड़ से उखाड़ दिया। नंदवंश के विशाल व शक्तिशाली साम्राज्य में जब बच्चों, बूढ़ों व ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा था, टैक्स सिस्टम बेकार हो चला था, तो उस समय उस दरबार में एक अध्यापक जिसका नाम कौटिल्य था, वह राजा को सलाह देने पहुंच जाता है। जहां सत्ता के नशे में चूर महापद नंद उसकी बेइज्जती करता है और भरे दरबार में उसे बाहर फेंकवा देता है। तब यह नाराज ब्राह्मण कहता है, सुनो, जैसे एक तूफान पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंकता है, मैं भी तुम्हें वैसे ही उखाड़ फेंकूंगा और तब तक अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा जब तक मैं तुम्हें नहीं उखाड़ फेंकता। और फिर कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य को मोहरा बनाकर ऐसी चालें चलता है, अपने साम्राज्य को बढ़ाता है, आक्रमण पे आक्रमण करता है और अंत में उस नंदवंश को गद्दी से उतार फेंकता है। जी हाँ, आज हम उसी त्यागी, तपस्वी व संतों जैसी जिंदगी जीने वाले कौटिल्य, जिसको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने विश्वविख्यात ग्रंथ अर्थशास्त्र लिखा, उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर कौटिल्य के जीवन परिचय की बात करें तो प्राचीन भारतीय राजनीति चिंतन का जनक कौटिल्य को माना जाता है। उनका जन्म 325 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य में हुआ। वह एक गरीब विद्वान ब्राह्मण के घर पैदा हुआ। बचपन में कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त था। परम तेजस्वी, महानतिज्ञ, चाणक्य का पुत्र होने के कारण उनका नाम चाणक्य पड़ा। कुटिल नीति व शासन कला में विशेष ज्ञान के चलते उन्हें कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य मगध का भाग्य विधाता था। उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कराई। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की स्थापना कराने में चंद्रगुप्त मौर्य का ही हाथ था। नंद वंश के अंतिम संस्थापक महापद नंद ने जब कौटिल्य का अपमान किया तो कौटिल्य ने उसके समस्त साम्राज्य का विनाश कर उससे बदला लिया। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में अमात्य अर्थात महामंत्री थे। विश्वविख्यात ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की। कौटिल्य ने विश्व प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति में स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त की। बाद में उन्होंने इसी विश्वविद्यालय में कुछ समय तक प्राध्यापक के रूप में भी कार्य किया। इसी विश्वविद्यालय में उनका संपर्क चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने उनकी कुटिल नीति और कूटनीति के अद्भुत ज्ञान को से प्रभावित होकर उन्हें अपने साम्राज्य का महामंत्री बनाया। जिस समय कौटिल्य ने मगध साम्राज्य के महामंत्री पद का पदभार संभाला, उस समय भारत असंख्य छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। ऐसी परिस्थिति में कौटिल्य ने अपनी राजनीति, कूटनीति व शासन कला के विशेष ज्ञान व सूझबूझ के आधार पर भारत में पहली बार एक विशाल साम्राज्य के रूप में एकत्रित व संगठित करने का अभूतपूर्व कार्य किया। कौटिल्य ने मौर्य साम्राज्य का सर्वेसर्वा होते हुए भी एक त्यागी, सन्यासी, राजनीतिक विचारक, लेखक, व्याख्याकार का जीवन बिताया। कौटिल्य के जीवन की सादगी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विशाखदत्त अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस में कहते हैं, कौटिल्य कुटिया में रहते थे, वहीं उपले पड़े रहते थे, पत्थर पड़े थे लकड़ियाँ तोड़ने के लिए। उनके छात्रों द्वारा लाई गई कुटिया की छत पर गीली लकड़ी पड़ी थी। झोपड़ी बोझ में दबी हुई थी। झोपड़ी की हालत जर्जर थी। दोस्तों, आप इससे उनकी सादगी
का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो व्यक्ति मौर्य जैसे विशाल साम्राज्य में महामंत्री हो या यूं कहे सर्वे सर्वा हो, वो किस तरह की ज़िंदगी जी रहे थे, इससे आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के महत्व की बात करें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र यथार्थवादी है। व्यवहारिक राजनीति व समकालीन समस्याओं का उल्लेख करता है। धर्म और राजनीति को अलग अलग करके देखता है। राजनीति को स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन करता है। इसमें 150 अध्याय, 15 अभिकरण, 180 प्रकरण, 6000 श्लोक हैं। विषय क्षेत्र की बात करें तो ज्ञान की 4 परंपराएं: आन्वीक्षी जो तर्क व दर्शन से संबंधित है, त्रयी जो धर्म अधर्म से संबंधित है, वार्ता जो कृषि व व्यापार का ज्ञान देती है, दंड नीति जिसमें शासन कला का उल्लेख है। तो कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र की बात करें तो उसमें कौटिल्य आगमनात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। जो शुरू के 5 अभिकरण दिए हैं, 1 से 5 अभिकरण, उसमें कौटिल्य राज्य की आंतरिक व्यवस्था के बारे में विस्तार से बताते हैं। पहला विनाधिकरण कि राजा का जीवन कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, जनता के प्रति वो कैसा व्यवहार करे, इसमें विस्तार से बताया गया है। अन्यक्ष प्रचार जो प्रशासनिक अध्यक्ष थे उनके कर्तव्य क्या हैं, वो किस प्रकार से अपने ड्यूटीज़ का पालन करें, इसमें बताया गया है। धर्मस्थय न्यायिक समीक्षा व मुकदमों के बारे में उल्लेख मिलता है। कंठ शोधन समाज के मार्ग में आने वाली बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे दूर करना चाहिए, इसमें कौटिल्य प्रकाश डालते हैं। योगवर्त राज्य कर्मचारियों के बारे में कि जो राज्य कर्मचारी हैं उनके कर्तव्य क्या हों, इसके बारे में योगवर्त में उल्लेख मिलता है। दोस्तों, कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में जो 6 से 13 अभिकरण हैं उसमें विदेशी संबंधों के बारे में विस्तार से बताया गया है। सबसे पहले मंडलियोनी शत्रु राष्ट्र को वश में करने के बारे में कि शत्रु जो हमारा राष्ट्र है उसको कैसे वश में किया जाए, इसके बारे में कौटिल्य प्रकाश डालते हैं। पांड्यगुण शत्रु राष्ट्र के प्रतिकार के बारे में कि कैसे शत्रु राष्ट्र का प्रतिकार किया जाए। व्यसनाधिकरण विपत्तियों के कारण व उपायों के बारे में कौटिल्य व्यसनाधिकरण में स्पष्ट बताते हैं। अभ्यातक्रम कौटिल्य इसमें जब युद्ध के समय विजय प्राप्त करने के लिए प्रस्थान किया जाता है उस समय के महत्वपूर्ण विचार कौटिल्य अपने ग्रंथ में बताते हैं। सांग्रिक युद्ध में विजय कैसे प्राप्त की जाए, युद्ध में विजय प्राप्त करने के उपाय क्या क्या हों, इसके बारे में कौटिल्य चर्चा करते हैं। दुर्गलोध्य शत्रु के दुर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिए जब अंतिम दुर्ग आ जाता है तो उस पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या क्या रणनीति हो, क्या क्या उपाय हो, इसके बारे में कौटिल्य विस्तार से बताते हैं। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की बात करें तो कौटिल्य मत्स्य न्याय का परिणाम इसको मानते हैं। कौटिल्य का मानना था जैसे एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ऐसे ही बलशाली ताकतवर लोग निर्बल अर्थात कमज़ोर लोगों पर अत्याचार करते हैं। यही मत्स्य न्याय होता है। मत्स्य न्याय को समाप्त करने के लिए ही राज्य की उत्पत्ति होती है, ऐसा कौटिल्य का मानना था। कौटिल्य कहते हैं दंड व्यवस्था को लागू करने के लिए राज्य की उत्पत्ति होती है, अर्थात ताकतवर लोग कमज़ोर पर अत्याचार न कर पाएँ, इसलिए राज्य की उत्पत्ति होती है। कौटिल्य राज्य की उत्पत्ति का आधार समझौतों को मानते हैं कि मनुष्यों ने आपस में समझौता करके राज्य की उत्पत्ति की। कौटिल्य कहते हैं मनुष्य ने आपस में समझौता करके विश्वमान के पुत्र मनु को अपना राजा बनाया।
लोगों ने अन्न का छठा भाग, व्यापार का 10वां भाग, सोने का कुछ भाग टैक्स के रूप में राजा को देने का निश्चय किया, ताकि उसके बदले में राजा उनकी रक्षा कर सके। कौटिल्य राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत देते हैं, उसका आधार वो सामाजिक समझौते को मानते हैं। जैसा हॉब्स, लोक, रूसो ने भी सिद्धांत देने का प्रयास किया, परंतु कौटिल्य का राजा तानाशाह नहीं है, निरंकुश नहीं है। वह सत्यवादी है, ईमानदार है, आत्म संयमी है, निष्ठावान है। कौटिल्य प्रजा को यह अधिकार देते हैं कि राजा अगर अपने कर्तव्यों का पालन ना करे, अपने पद से विमुख हो जाए, तो ऐसे राजा को हटा देना चाहिए। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की बात करें तो कौटिल्य राज्य की तुलना ऐसे राज्य से करता है जो 7 अंगों से मिलकर बना है, जो एक दूसरे से संबंधित नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक भी हैं। कौटिल्य राज्य की तुलना एक निर्जीव रथ से नहीं करता, बल्कि एक ऐसे सजीव रथ से करता है जिसमें स्वामी अथवा राजा राज्य के बाकी सभी अंगों का संचालन व मार्गदर्शन अपने गुणों के आधार पर करता है। इन 7 अंगों का परस्पर तालमेल न केवल एक अंग के व्यक्तिगत बल्कि समूची शासन व्यवस्था के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। कौटिल्य राज्य के इन 7 अंगों का वर्णन उनकी पारस्परिक वरीयता के आधार पर करते हैं। सबसे पहले वो स्वामी अर्थात राजा की बात करते हैं। कौटिल्य ने अपने राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा को प्रमुखता प्रदान की है। राजा या स्वामी राज्य का केवल सामंती प्रधान नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा संप्रभु था जो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था। वह अपने गुणों के आधार पर सभी अंगों का संचालन करता था। कौटिल्य स्वामी अथवा राजा के 4 गुण बताते हैं। आभिघामिक गुण, इसके आधार पर लोग खुद ब खुद उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि वह उच्च कुल से आता है, उच्च कुलीन है, देवगुण संपन्न है, बुद्धिमान है, धर्मात्मा है, सत्यवादी है, विनयशील है, अनुशासनशील है, वह संयमी है और पड़ोसी राज्यों को नियंत्रित करने की क्षमता भी रखता है। कौटिल्य आगे प्रज्ञा गुण की बात करते हैं। इस गुण के आधार पर राजा विवेक, श्रवण, ग्रहण, धारण, तर्क, विवेचन व तत्वज्ञान आदि गुणों से संपन्न होता है। उसे यथार्थवादी माना जाता है। उत्साह गुण, शौर्य, शीघ्रता, निपुणता, असहिष्णुता व तत्परता के गुण उसमें होते हैं, जो उसे अत्यंत उत्साही बनाते हैं। आत्म संपत्ति गुण, समृद्धिवान, जिसकी याददाश्त तेज हो, बलवान, दूरदर्शी, संधि करने में सक्षम, कब, कहाँ, किससे, कैसे संधि करनी है, ये राजा का सर्वोत्तम गुण है। काम, क्रोध, मोह व लोभ से रहित, हसमुख, जिसकी ओर लोग अनायास ही आकर्षित होते हैं। कौटिल्य राजा के 4 मौलिक गुणों, दायित्व या कर्तव्यों का भी वर्णन करते हैं। कौटिल्य के अनुसार राजा का दायित्व है मुसीबत में फंसे लोगों, विशेषकर विधवाओं, बांझों, शिशु वाली माताओं, अनाथों व बीमारी में गरीबों की रक्षा करे, सन्यासी व विद्यार्थियों की सहायता करे, प्रजा की संपत्ति की रक्षा करे। राजा को चाहिए कि वह हिंसा की संभावना को कम करे, कानून व्यवस्था को बनाए रखे, सीमा पर होने वाले खतरों से रक्षा करे, सेना का नेतृत्व करे, प्रजा की शिकायतों को सुने, उन्हें दूर करे व अपराधियों को दंड दे। धर्म, व्यवहार, इतिहास व राज्य शासन के आधार पर न्याय करे, ऐसा कौटिल्य का मानना था। कौटिल्य राजा के कुछ विकास संबंधी दायित्व भी बताते हैं। उनके अनुसार प्रजा के नैतिक व लौकिक सुख को बढ़ाए, ये राजा का दायित्व है। नागरिकों
को स्वतंत्रतापूर्वक जीवन यापन करने दे, राज्य की एकता को बनाए रखे, नैतिक मूल्यों का सम्मान करे, कृषि, उद्योग व कला को प्रोत्साहित करे, श्रमजीवियों व शिल्पकारों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का लगातार प्रयास करे, ऐसा कौटिल्य का मानना था। शिक्षा के विकास के साथ साथ विद्यार्थियों की सहायता भी करे, विद्यार्थियों को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए, ये राज्य का दायित्व है। कौटिल्य राज्य के दूसरे अंग के रूप में अमात्य अर्थात मंत्री की बात करते हैं। कौटिल्य ने राज्य का दूसरा अंग अमात्य अर्थात मंत्री को माना है। मंत्री से तात्पर्य केवल सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम श्रेणी के मंत्री से है। कौटिल्य ने राज्य में मंत्री को गाड़ी के दो पहियों की उपमा दी है, जो एक दूसरे के बिना बेकार है। कौटिल्य ने मंत्री परिषद के अध्यक्ष को महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने मंत्रियों के वेतन का समर्थन भी किया, मंत्रियों की योग्यताओं का भी वर्णन किया और मंत्रियों को राजा का विश्वस्त सलाहकारों के रूप में माना। कौटिल्य के अनुसार अमात्य अर्थात मंत्रियों का काम केवल राज्य को सलाह देना ही नहीं था, बल्कि राज्य की गोपनीयता को बनाए रखना भी था, जो किसी भी राज्य की प्रशासनिक सफलता के लिए अनिवार्य है। जनपद अर्थात जनसंख्या व निश्चित भूभाग। कौटिल्य ने जनपद का राज्य के तीसरे अंग के रूप में उल्लेख किया है। जनपद में जनसंख्या व निश्चित भूभाग दोनों आ जाते हैं। जन का अभिप्राय जनसंख्या से और पद का अभिप्राय क्षेत्र से होता है। कौटिल्य ने प्लेटो व अरस्तु की तरह एक आदर्श राज्य में जनसंख्या व क्षेत्रफल को ही महत्व नहीं दिया, बल्कि उसकी गुणवत्ता व चारित्रिक श्रेष्ठता पर भी बल दिया। उसके अनुसार जनपद को खुशहाल व आदर्श तब माना जाएगा जब वह समुचित निवास स्थान प्रदान करे। प्रजा को समुचित निवास स्थान मिलना चाहिए, ऐसा कौटिल्य का मानना था। कौटिल्य आगे कहते हैं, राज्य की शत्रुओं से रक्षा करे, लोगों को उपयुक्त व्यवसाय प्रदान करे, पड़ोसी राज्य पर निगरानी रखे, कृषि, भूमि, खानों व वनों को समृद्ध करे, जंगली जानवरों से प्रजा की रक्षा करे, व आंतरिक जो संचार है वो कुशल और युक्त होना चाहिए। कौटिल्य दुर्ग व किलाबंदी की बात करते हैं। कौटिल्य ने दुर्ग में किलाबंदी को राज्य की सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना। उसका कहना था, राजा को अपने जनपद की सीमाओं पर व चारों दिशाओं में किले बनवाने चाहिए, जिससे हमलावरों का मुकाबला किया जा सके। कौटिल्य का सुझाव था, किला वहाँ बनाया जाए जहाँ कम मेहनत हो, कम खर्चा हो और उसको आसानी से बनाया जा सके। आगे कौटिल्य कहते हैं, राजधानी के केंद्रीय स्थान पर मुख्य नगर की स्थापना करनी चाहिए, ताकि धन उत्पादन का उसको केंद्र बनाया जा सके। कोष या खजाना। कौटिल्य के अनुसार राजकोष ऐसा होना चाहिए जिसमें पूर्वजों की व खुद की धर्म की कमाई हो। यह कोष धन, सोने, चांदी, रत्नों, नकदी से भरा पूरा होना चाहिए, ताकि आपातकाल में, अकाल में, बाढ़ में, विपत्ति के समय प्रजा की रक्षा हो सके। कौटिल्य चाहते थे कि कोष संपन्न होना चाहिए, परंतु उसके लिए कौटिल्य अनैतिक साधन नहीं अपनाते। कौटिल्य अपने राजा को अनैतिक साधन प्रयोग करने की इजाज़त नहीं देते। वो कहते हैं कि यह कोष राजा द्वारा न्यायोचित साधनों से भरा जाना चाहिए, जैसे कि उसके पूर्वजों ने भरा हो, अर्थात जो टैक्स है वो एक्सेस में ना हो, टैक्स सीमित मात्रा में लिया जाए। राजस्व की वसूली के लिए कौटिल्य ने भूमि कर, बिक्री कर, आयात निर्यात कर,
आवागमन कर, शिल्पकार व मछुआरों पर कर, वेश्याओं, शराब खानों, जुआ खानों, हलाल घरों पर कर, राज्य की संपत्ति से प्राप्त आय पर कर, जबरदस्ती कराए गए कार्यों पर कर आदि करों की बात कौटिल्य करते हैं। राज्य के अंग के रूप में सेना, दंड की बात करते हैं। कौटिल्य के अनुसार सेना के माध्यम से राजा अपने देशवासियों पर नियंत्रण रख सकता है। कौटिल्य के अनुसार सेना में वंशानुगत आधार पर भर्ती की जानी चाहिए, जिससे वे स्थायी रूप से सेना में रह सकें, उनके परिवारजन राजवर्ती पाकर संतुष्ट रहें। वंशानुगत आधार पर भर्ती किए जाने का कौटिल्य का एक और कारण भी था कि ऐसे सैनिक युद्ध कौशल में परिचित होंगे। वो क्योंकि उस परिवार से आएंगे, उन परिवारों से आएंगे जो पहले से ही सेना में रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति युद्ध कलाओं में निपुण होंगे, उन्हें क्षति और दुख सहने की आदत होगी और वो राजा के लाभ हानि के जिम्मेदार होंगे। आगे कौटिल्य मित्र की बात करते हैं, दोस्त की बात करते हैं। कौटिल्य के अनुसार राज्य की उन्नति व विपत्ति के समय राज्य की सहायता करने के लिए मित्रों का होना अति आवश्यक है। कौटिल्य दो प्रकार के मित्रों का जिक्र करते हैं, एक सहज मित्र, एक कृत्रिम मित्र। सहज मित्र की मित्रता पिता व पितामह के संबंधों से प्राप्त होती है, यानी जो पहले से ही हमारे दोस्त होते हैं, वह पड़ोसी शत्रु के निकट ही स्थित होते हैं, ऐसा कौटिल्य का मानना था। दूसरे कृत्रिम मित्र, वह मित्र जो जीवन व संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। कौटिल्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों व राजनीति की बात करें तो कौटिल्य सबसे पहले मंडल सिद्धांत देते हैं। मंडल सिद्धांत, कौटिल्य ने राज्य की सुरक्षा व अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस सिद्धांत का वर्णन किया है। उसका मानना था कि विजय की इच्छा रखने वाले राजा को यह कोशिश करनी चाहिए कि वे अपने शत्रुओं व उसके सहयोगियों के अनुपात में ही अपने मित्रों व सहयोगियों की संख्या में लगातार वृद्धि करे, ताकि वह आसानी से उन पर नियंत्रण कर सके। कौटिल्य कमजोर व दुर्बल राज्यों को अपने पड़ोसी शक्तिशाली राज्यों से सावधान रहने की सलाह भी देते हैं। कौटिल्य विश्व विजय के लिए 4 उपाय सुझाते हैं। वो कहते हैं उससे किसी भी राज्य को जीतने के लिए उसकी शत्रुता को कम करने तथा उससे मित्रतापूर्वक संबंधों की स्थापना करने का प्रयास करना चाहिए। उससे काम ना चले तो अपनी योग्यता व गुणों के आधार पर उसकी प्रजा का दिल जीतने का प्रयास करना चाहिए। कौटिल्य कहते हैं उससे भी न काम चले तो उसे मित्रों व शत्रुओं के बीच भेद व वैमनस्य पैदा कर देना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि राजा को चाहिए कि स्वयं की सैनिक व भौतिक बल में अपार वृद्धि करे और शत्रु पर आक्रमण कर दे और उसे युद्ध में पराजित कर दे। इस तरीके के विचार कौटिल्य देते हैं। कौटिल्य के अनुसार एक राजा को अन्य राजाओं के साथ संधि करनी चाहिए। उसके अनुसार सभी संधियों का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, शत्रु का नाश व स्वयं की रक्षा तथा विकास। कौटिल्य के अनुसार विग्रह के साधन को तभी अपनाया जाना चाहिए जब राजा शत्रु के मुकाबले अधिक शक्तिशाली हो। विग्रह का तात्पर्य युद्ध के साधन को तभी जब आप ताकतवर हो। निर्बल राज्यों को या कमजोर राज्यों को आश्वस्त करने के लिए कौटिल्य परामर्श देते हैं कि उन्हें हमलावर के बजाय किसी अन्य बलवान राजा की शरण ले लेनी चाहिए, यानी किसी ताकतवर राजा के पास वो शरण ले ले, उससे संधि कर ले, जो राजा सत्ता व संसाधनों के संदर्भ में उसके समकक्ष हो। राजनीति या कूटनीति पर कौटिल्य के विचार। कौटिल्य ने दूत को राजा का मुख कहा है। दूत वह व्यक्ति होता है जो शत्रु और मित्र राजाओं के यहाँ जाकर अपने राजा व राज्य का हित साधता है। अर्थात दूत हर
वह कार्य करता है जो उसके अपने राजा के हित में है, उसके अपने राज्य के हित में है, जो राजा चाहता है। दूतों की अपेक्षित योग्यता के बारे में कौटिल्य का मानना था कि दूतों में ये गुण व योग्यताएं होनी चाहिए। वह उच्च कुलीन परिवार का हो, विद्वान हो, मधुरभाषी हो, अपनी बात कहने में दबंग हो, स्वामी भक्त हो, जासूसी में दक्ष हो, निर्भीक हो, संकेत समझे, मनोभाव को समझने वाला हो, उत्साही हो, कर्मठ हो व ईमानदार हो। उस समय दूत के बारे में एक महत्वपूर्ण नियम यह भी था कि किसी भी दशा में दूत की हत्या नहीं की जा सकती, इसलिए उसे अपने राजा के संदेश को मधुर और कटु सभी तरीके से कहने का अधिकार था। आगे कौटिल्य गुप्तचर की बात करते हैं। कौटिल्य कहते हैं राज्य में शांति बनाए रखने के लिए यह जरूरी था कि राजा अपनी प्रजा के दुख सुख, दैनिक क्रियाओं में उसके संपर्क में आने वाले कर्मचारियों, व्यापारियों की मुश्किलों की जानकारी हासिल करे। कौटिल्य गुप्तचर की भूमिका राजदूत की भूमिका के समान ही महत्वपूर्ण मानते हैं। कौटिल्य का कहना था कि गुप्तचरों को महत्व देना चाहिए। राजा उन्हें उपहार दे, उन्हें पद दे और उन्हें हर हाल में खुश रखे, प्रसन्न रखे, क्योंकि उनका कार्य राजा के सेवकों के चरित्र की शुद्धता पर नजर रखने का है। कौटिल्य का यह भी मानना था कि राज्य को केवल एक गुप्तचर द्वारा दी गई सूचना पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कम से कम 3 अलग अलग गुप्तचर एक ही सूचना दें या किसी अन्य समाचार की पुष्टि हो, अन्य माध्यम से उस समाचार की पुष्टि हो, तभी राजा को उस पर विश्वास करना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राज्य का शासन तभी श्रेष्ठ हो सकता है जबकि उसकी गुप्तचर व्यवस्था उत्तम हो। युद्ध के बारे में कौटिल्य के विचार। भले ही कौटिल्य शत्रुओं पर आक्रमण करने के अनेकों उपाय सुझाते हैं, ऐसा लगता है कि वो युद्ध चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कौटिल्य युद्ध को राजनीति का अंतिम साधन मानते हैं। कौटिल्य युद्ध के दुष्परिणामों से भली भांति परिचित थे। उनका मानना था यदि संधि या युद्ध में से एक से लाभ दिखाई दे, संधि करने से और युद्ध करने से एक से लाभ दिखाई दे, तो संधि का ही आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि युद्ध से जन धन का नुकसान होता है, कष्टों का सामना करना पड़ता है।